और ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, नरसंहार वाला फायर और मुनीर कैसे बन गया है जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था वही आलम पीओके में। वजह आपको बताऊंगा। असीम मुनीर की ऑर्डर पर ही खुलेआम गोलियां चल रही हैं। असीम मुनीर और उसकी खूनी सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां और गोलियां बरस रही। अब तक 32 से ज्यादा लोग मार दिए गए, 300 से ज्यादा जख्मी हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। लोग तो कह रहे हैं 100-150 लोग मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 100 से ज्यादा की जान चली गई है। लेकिन मुनीर आर्मी और शाहबाज सरकार आंकड़े छिपाने में लगे। खबर यह भी है कि आधे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई और सेना को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। सबसे ज्यादा बेकाबू हालात पीओके के रावलकोट इलाके में है। यहां एक शोक सभा हो रही थी। पाक आर्मी ने सोचिए उस शोक सभा में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। रावलकोट पे प्रदर्शनकारी के जनाजे में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी थी। जनाजे में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी पाक आर्मी और पाक रेंजर्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस कत्लेआम में 27 की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ पीओके में विरोध और भड़क उठा है। पीओके की गली गली में मुनीर और पाक आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लोग असीम मुनीर को आतंकी और जनरल डायर तक कहने लगे हैं। पंजाब के जलियांवाला में अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। डायर ने 1919 में शांति सभा में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। 400 से ज्यादा की मौत के बाद वो नरसंहार के कुख्यात का प्रतीक बन गया। पाकिस्तान में यही पहचान अब इस प्रतीक की है, यानी असीम मुनीर की बन गई है जनरल डायर की पहचान। भारत के पड़ोस में हो रहा है, तो सबसे पहले भारत क्या कह रहा है देखिए जरा। पीओके में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी हालात पर पूरी तरह नजर है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाक फर्जी खबरें फैलाता है, मानवाधिकार के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। पीओके में भी पाकिस्तान और उसकी सेना इसी कोशिश में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भीषण बर्बरता की खबरें हैं। पाक की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोली चलाई गई। इसे केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता। यह पीओके में लंबे समय से चल रहे असंतोष का नतीजा है। पाकिस्तान को कश्मीरियों के नरसंहार का हिसाब देना होगा। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाक पर दबाव बढ़ाएगा और उसे दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। अब देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है। पीओके में चल रहे प्रदर्शन आंदोलन की गूंज ब्रिटेन तक पहुंची है। लंदन समेत कई शहरों में पाक विरोधी प्रदर्शन हुए। लंदन में पाक उच्चायोग के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए। कहा गया तेरा बाप भी आजादी देगा, छीन के लेंगे आजादी के नारे लगे। ब्रिटेन के 30 से ज्यादा सांसदों ने अपनी सरकार को चिट्ठी लिखी है। पीओके में हिंसा और मानवाधिकार के उल्लंघन पर दखल देने की मांग की है। कहा है पाकिस्तान पर कूटनीति के जरिए दबाव डालना चाहिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पीओके के किसी भी हिस्से में यात्रा न करने की सलाह दी है। फंसे लोगों को हिंसक प्रदर्शनों से दूर रहने की कड़ी हिदायत दी गई है। सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराए। चुनाव आरक्षण पर यह आग भड़की है। पीओके में अगले महीने 27 जुलाई को चुनाव होने। अभी पीओके में 53 सीटें हैं, 8 सीटें आरक्षित हैं। जिन 45 में चुनाव होना है उनमें से 12 रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें। ये जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर आए लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है आरक्षण से आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। जैक की मांग पर कोई फैसला या आश्वासन की बजाय पाक सरकार ने आतंक रोधी कानून के तहत बैन लगा दिया, इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसी के बाद पीओके में हिंसा और तनाव बढ़ गया। इसके अलावा दूसरी मांग है महंगाई और दमन से गुस्सा। पीओके में कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि
कि उनके साथ द्वयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है। पाक उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ भेदभाव और दमन झेलना पड़ता है। लोग कह रहे हैं हमें गेहूं और बिजली चाहिए थी, गोलियां नहीं। हम सुनते थे कि पाक ने भारत के लिए परमाणु बम बनाया है, लेकिन पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर सकता, न्याय और अधिकार नहीं दे सकते, तो हम पर ही एटम बम गिरा दो। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान का नरसंहार और पड़ोसी दुश्मन ऐसा हो तो उसके ऊपर लगाम कसकर रखना जरूरी है। दूसरी तरफ भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को गर्मी के मौसम में अब पानी की याद सता रही है। अब देखिए जरा पाकिस्तान का हाल क्या है। भारत ने पानी रोक रखा है, इस तरह से टपक रहा है। आतंकवाद से खून बहाने वाला पाक पानी को तरस रहा है इस वक्त। शाहबाज के मुल्क में इन दिनों जल संकट गहराने लगा है। हालात ये हैं क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत ने स्ट्राइक की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने फैसला लिया था कि सिंधु जल संधि से निकलकर पाक को सबक सिखाया जा सके, और उसका असर पाकिस्तान की नदियों और नहरों पर हो रहा है जो सूख रही हैं। हालत ये है, सबसे ज्यादा असर सिंध प्रांत और बलूचिस्तान पर पड़ रहा है। पानी की कमी से कई किसान मौसमी खेती नहीं कर पा रहे हैं। यह खरीफ की फसल का सीजन है और पानी नहीं मिल रहा है। इससे पाकिस्तान में अनाज का संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि सिंध पाकिस्तान की कुल कृषि उत्पादन का 67% हिस्सा देता है। अब सबसे ज्यादा पानी की किल्लत पाक के सिंध में ही है। पीपीपी नेता ने इसे सिंध के लिए आर्थिक नरसंहार करार दिया है। इसके पीछे शाहबाज सरकार की बेईमानी भी बड़ा कारण है, क्योंकि पाक मीडिया के मुताबिक सिंध को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। सिंध ने सरकार से 1,30,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 1 लाख क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इससे सिंध और बलूचिस्तान में लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। इसका असर यह होगा कि पाक में राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। फंड की कमी से पाक में जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं भी रुक सकती हैं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाक के जल क्षेत्र में 969 अरब रुपए की जरूरत है। इसके बावजूद शाहबाज सरकार ने सिर्फ 179 अरब रुपए का प्रस्ताव दिया है। सुनिए जरा जल मंत्री भारत के क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, माननीय मोदी साहब की सरकार ने जो टीटी थी उसको एवेंस पे रख दिया है। ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर जो अभी तक वहाँ जल संचय की व्यवस्था नहीं थी, और डाइवर्ट करने की भी भौगोलिक स्थिति में थोड़ी मुश्किल है। मगर मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा आपको कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे। उसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। वो हम तो हमारे अधिकार का पानी है, हमारे लोगों को चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि जहां हमारे यहाँ किल्लत है वहां पर पानी पहुंचना चाहिए। इस वक्त आप देखो ना, दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान का पानी वैसे ही बंद है, और आप कहते हो कि हम जाके मकबूजा कश्मीर लेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता इन हालात के अंदर। आप आजाद कश्मीर बचा लो, बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ पाकिस्तान का गला सूख रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अब कांपेगा भी, क्योंकि तैयारी बड़ी है। तैयारी यह है कि भारत अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करने जा रहा है। तो भारत आखिर क्यों परमाणु बम तैनात करने जा रहा है, पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि अब तक आपने सुना होगा भारत के पास न्यूक्लियर हथियार तो हैं, लेकिन अब उनकी तैनाती की जाएगी। क्या है तैयारी? पहली बार भारत ने कुछ परमाणु हथियार तैनात किए। भारत ने अपने 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर लगा दिए। मतलब भारत ने परमाणु हथियार या तो मिसाइलों से जोड़े हैं या फिर पनडुब्बी या लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ दिए। भारत के परमाणु बम किस हथियार में लगे, यह जानकारी बहुत खुफिया है, इसकी किसी के पास डिटेल नहीं। लेकिन तैनाती का मतलब है कि तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार। बटन दबाया और जवाब। या कोई देश भारत पर परमाणु हथियार चलाने की कोशिश करेगा तो भारत फौरन उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने यह दावा किया है।
SIPRI के मुताबिक चीन पाक के खतरे को देखते हुए भारत ने बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत के परमाणु हथियार तैनात नहीं थे। तब तक भारत की रणनीति परमाणु हथियार को स्टॉक करने की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने परमाणु प्लान बदल दिया है और भारत ने परमाणु हथियार बढ़ाए भी हैं और मोर्चे पर तैनात भी किए हैं। अब आपको बताऊं, दुनिया के देशों के पास परमाणु हथियार हैं। कितने हथियार किसके पास हैं और किसने कितने हथियारों को तैनात किया है, देखिए जरा। परमाणु हथियारों की लिस्ट आ गई है सबकी। सबसे पहले देखिए जरा, अमेरिका के पास हैं कुल 5042 हथियार परमाणु। अमेरिका ने 1770 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। रूस के पास हैं 5420। रूस ने 1796 हथियार तैनात कर रखे हैं, परमाणु हथियार, यानी अमेरिका से ज्यादा रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। चीन के पास 620 परमाणु हथियार है। चीन ने उनमें से 34 तैनात कर रखे हैं। भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं और भारत ने 12 तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और एक भी तैनाती नहीं है। अच्छी खबर यह है कि भारत के पास पाकिस्तान से 20 ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, क्यों भारत ने यह कदम उठाया। हम जो न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। हम वही चंद एक 5 देशों में हैं जिसके अंदर यह काबिलियत और क्षमता है। जो हमारे न्यूक्लियर वार हेड हैं वो अलग रहते थे और डिलीवरी सिस्टम अलग था, मगर अब वो ऑपरेशन रेडी टू यूज के लिए लगा दिए गए। इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें लग रहा है कि भाई ये थ्रेट बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट पूरे में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, ये थ्रेट बढ़ती जा रही है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को, जो हमारे एडवर्सरी, उनको पता है कि अगर वो गलती से भी गलती करके न्यूक्लियर हथियार भारत की तरफ छोड़ेंगे तो भारत जो है उसके ऊपर ट्राइड की मदद से उनको नष्ट कर देगा। अगर मैं पाकिस्तान का एक प्रकार से एग्जांपल दूं, पाकिस्तान को ये भली भांति मालूम है कि अगर वो गलती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार डाल देंगे तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तो पाकिस्तान भी मानता है कि भारत का उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बात खान सर की। बिहार लिए चलते हैं। अच्छी खबर खान सर के लिए यह है कि खान सर की अब गिरफ्तारी नहीं होगी। उनका एक वीडियो भी वायरल है जो खान सर ने बनाया था इस अटैक और इस बवाल के बाद। हमला, बस आपसे ये उम्मीद है, आप एक सवाल पूछिए। आपके पास वीडियो है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप उठाइए और एक सवाल पूछिए। हमला करने कौन आया था? सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिए। हमला करने रात में कौन आया था? गार्ड को सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आ गई? जान बचाने के लिए क्या गार्ड हवाई फायरिंग भी न करे? यदि गार्ड गलत होता तो गार्ड छुप के फायरिंग कर सकता था, लेकिन वह भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब तक पुलिस नहीं आई तब तक किया। पुलिस आने के बाद क्या उसने कि अच्छा ये लोग वापस किसके क्यों गए थे? संगीत सुनाने के बाद जब गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग किया तब ये भागे। जिसको चोट लगी है चुन चुन, उसने बयान दिया कि नहीं कि गोली चल रही है। आप लोगों ने गोली चलते वीडियो देखे कि नहीं? हाँ, अब आपके हाथ में है, उठाइए मोबाइल अपना और सब लोग एक बनाएंगे। समझ में आया कि गोली चलते दिखी है और गार्ड को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करने, हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आई? और जो तरीका होता है भीड़ को तितर बितर, क्या उससे अलग किया गया? जिस एजेंसी से गार्ड को हायर। तो खान सर के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन खान सर के जो छात्र थे वो इतने दिन से परेशान थे। खान सर के स्टूडेंट और पुलिस के बीच देखिए बहस हो गई। छात्राएं पुलिस वालों से कह रही हैं आइए आप ही पढ़ा लीजिए हमें आके। आप चाहते नहीं है लड़कियां पढ़ाएं, लड़कियों को दबाना चाहते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक उन पर कठोर कार्रवाई न की जाए। अब देखिए हुआ क्या। खान सर के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खान सर के वकील बोले जो भी धाराएं लगाई हैं वो गलत हैं, क्योंकि खान सर ने तो फायरिंग की नहीं।
और खान सर पर ही आर्म्स एक्ट लगा दिया गया जो सही नहीं है। दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर की है। मामले की अच्छे से जांच नहीं हुई है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि गार्ड्स ने खान सर के कहने पर गोली चलाई है। फायरिंग इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से की गई। खान सर के वकील ने कहा किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान खान सर की नहीं है। खान सर ने एजेंसी के जरिए गार्ड्स को नौकरी पर रखा था। कोचिंग सेंटर की रक्षा के लिए गार्ड्स ने गोली चलाई है क्योंकि भीड़ कोचिंग सेंटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही थी। सरकारी वकील ने कहा कि खान सर का आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो खान सर के वकील ने कहा मामले धरना प्रदर्शन के दौरान के हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री उस तरीके की नहीं है। यानी जो भी मुकदमे खान सर पर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, धरने दिए, तब के केसेस हैं। खान सर के वकील ने कहा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ केस में ज्ञान बंधु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रोशन सर फिलहाल जेल में रहेंगे। अब आपको बताऊं, इस बीच रोशन सर के जो छात्र हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जरा क्या हुआ। खान सर की गिरफ्तारी के लिए रोशन सर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार करें। महावीर मंदिर में जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। उसके बाद मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खान सर का और मतलब सक्सेस हो। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं। सारे लोग लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं। बारे में एक बात बोलना चाहते हैं कि चींटियां कितना भी जायदाद में हो लेकिन पहाड़ उखाड़ कर नहीं ले जा सकती है। जो भी इस कैंपस में हुआ था सर की कोई गलती नहीं थी। फायरिंग किसी के ऊपर नहीं किया गया था, ऊपर किया गया था। ठीक है, ऊपर की हवाई फायरिंग किया गया था, तो इसमें सर का कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है। सर को तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग क्या करें। खान सर का गिरफ्तारी हो जाता तो कोचिंग भियाओ का पहले जैसा राज होता था, 1 लाख 2 लाख रुपए पहले फीस वसूला, जब ऐसा रोशन आनंद को जेल दिया गया उस तरह से तो खान सर को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का रोशन आनंद सर जेल में है। तो किसी भी एंगल से खान जी को बेल नहीं मिले, क्योंकि गलत वो किए हैं। खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। हम भी यहाँ पढ़ते हैं और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। ऐसा पढ़ाते हैं जैसा लगता है कि उनके सामने जो घटना घटा है। सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं है। खान सर को कहना सही है, खान सर कभी गलत नहीं हो सकते। वो व्यक्ति उस प्रक्रिया में या उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं थे, उनका कहीं कोई संलिप्तता नहीं है। रोशन सर का आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है और जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष एफआईआर हो रखा है, आज वो व्यक्ति आसानी से आराम से वो अपना जीवन जी रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो अपराधी हैं और उनके अपराध की जो चीजें दिख रही हैं मीडिया में भी दिख रही है और एविडेंस के तौर पर आप लोग हर जगह देख सकते हैं, और खुद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं, फिर भी वो क्लास ले रहे हैं और क्लास में कैसे पत्थर चला, कैसे गोली चला, ये सब बातें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपने खान सर के समर्थकों को भी सुना, स्टूडेंट्स को, और रोशन सर के भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बंगाल लिए चलता हूं, वहां अलग घमासान चल रहा है। दिल्ली में ममता और संकट में टीएमसी है। अभी देखिए टीएमसी के नेताओं पर क्या हो रहा है। ये देखिए टीएमसी की नेता हैं, पूर्व पार्षद बताई जा रही जिन पर अंडे बरसाए गए। जरा टीएमसी के एक बड़े नेता, पूर्व मेयर सब्यसाची, जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद देखिए लोग गोबर और अंडे लेकर खड़े थे उन पर मारने के लिए। अब देखिए जैसे ही सब्यसाची आए, देखिए अंडों के साथ उनका स्वागत करने लगे लोग, अंडे और टमाटर उनके ऊपर मारने लगे।
बंगाल में इतने अंडे चल रहे हैं, विधाननगर में देखिए टीएमसी के नेता जैसे ही निकले उनके ऊपर अंडों की बारिश हो गई। चलो चलो आगे चलो 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 अब बात पुष्पा की। जहांगीर खान की कल गिरफ्तारी हो गई थी। आज जहांगीर खान को जब कोलकाता एयरपोर्ट लेकर पहुंचा गया, ये वो तस्वीर है। जहांगीर को सिलीगुड़ी से बागडोगरा से कोलकाता लाया गया। जहांगीर जाके तू बोलबेन। और उसके बाद जहांगीर को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जहांगीर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है कि जहांगीर की तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस कस्टडी में। खबर यह है कि जहांगीर खान यानी पुष्पा नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल में बसने की फिराक में था। क्या प्लानिंग थी देखिए जरा नेपाल। गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को लेकर यह खुलासा हुआ कि जहांगीर खान का नेपाल में बसने का प्लान था। यह इंडिया नेपाल बॉर्डर, इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेपाल बॉर्डर के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई। पत्नी और बेटे के साथ भी नेपाल जाने की तैयारी में था। वहां के एक स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान अकेले नेपाल भाग गया था। दावा है कि उसने काठमांडू में किराए पर एक घर ले लिया था, जहां जहांगीर खान कुछ दिनों तक छिपा रहा। जहांगीर पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था और भागते समय उसने अपने फोन बंद कर दिए थे, सिम बदल लिया था, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन दूसरे तरीकों से भरोसेमंद लोगों के संपर्क में था। उन नंबरों को पुलिस की टीम ने ट्रैक करना शुरू किया। रविवार सुबह भारत नेपाल सीमा से वो भारत लौटा था, तभी एसटीएफ ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान ने फाल्ता सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां जहांगीर पर चुनावी हिंसा के आरोप लगे, लेकिन दोबारा चुनाव से पहले ही मैदान से हट गया। अब गिरफ्तारी के बाद जहांगीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनिए जरा, जहांगीर ने जो कुछ किया है अपने इलाके में, लोग उसके खुद गवाह हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। का चट्टा बट्टा जितना है सबको एकदम घुसा देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इन लोग टॉर्चर किया है एरिया में, इसको तो पूरा एकदम कानून के तहत जितना दिन हो सके लंबा खींचना चाहिए जेल में। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही होगा। उसका ऊपर बहुत एरिया में वहाँ बहन को ऊपर अत्याचार किया है, सरकारी प्रॉपर्टी लूट किया है, सरकारी जो स्कीम का पैसा है उसको भी ले लिया है, घर घर में जाके लूटपाट किया है, पीटा है। ऐसे बीजेपी वर्कर को फॉल्स केस में टैग किया है, उसको जेल खटाया, किसी को मार के टंगा भी दिया, ऐसे अभियोग भी है। सब कुछ आज की कंप्लेन किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी लोग भी कंप्लेन किए हैं। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर, पुष्पा फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर भी रेड कई बार हुई। इस बार ममता के घर पहुंची सीआईडी। ये तस्वीर देखिए जरा, सीआईडी की टीम लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची। सीआईडी दरअसल अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस दे चुकी है। अभिषेक अब तक नहीं पहुंचे, तो सीआईडी की टीम सिर्फ अभिषेक के घर नहीं पहुंची, ममता के घर नहीं पहुंची, अभिषेक के दफ्तर भी पहुंची। ये तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक के दफ्तर पर सीआईडी की टीम पहुंची है उन्हें तलाशते हुए। देखिए जरा
कि आखिर सीआईडी क्यों ढूंढ रही है अभिषेक बनर्जी को। फर्जी साइन पर अभिषेक घिर गए। 1 जून को पहला नोटिस दिया गया था अभिषेक को, अभिषेक नहीं पहुंचे। 8 जून को दूसरा नोटिस दिया गया, अभिषेक नहीं पहुंचे। 9 जून को तीसरा नोटिस दिया गया, तब भी ममता के भतीजे नहीं पहुंचे। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी ने इस मामले में 3 बार अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद आज सीआईडी की टीम ममता के आवास पर पहुंची। सीआईडी की टीम सर्च वारंट के साथ गई थी। फर्जी दस्तखत मामले की जांच में बाधा डालने का आरोप है। अभिषेक के लेटर पर ममता के आवास का पता लिखा था। टीएमसी का दफ्तर ममता के घर वाले पते पर रजिस्टर है और इस वजह से सीआईडी की टीम यहां नोटिस देने पहुंची थी। ममता और अभिषेक अभी दिल्ली में मौजूद हैं। अभिषेक को मंगलवार शाम 5 बजे तक हाजिर होना था। नेता विपक्ष के लिए भेजे गए पत्र में फर्जी साइन का आरोप है। अभिषेक ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में बीएनएस की धारा 336 लागू हो सकती है। साधारण मामले में 2 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर फर्जी साइन धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया है तो अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं स्वागत राय। ये जो सीआईडी का समन्स ये तो अभिषेक बनर्जी को दिया गया, वो तो बराबर अभिषेक का पीछे पड़े हैं। अभिषेक को अपना जो वकील है उनसे चर्चा करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। टीएमसी जो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही और जैसे ही सत्ता से जनता ने उन्हें बेदखल किया, जो पार्टी के अंदर की गुटबाजी और जो कोहराम था वो सत्ता पर आ गया। आने वाला जो समय है वो ममता जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत सही नहीं होने। तो रही अब आपको बताऊं, एक तरफ सीआईडी ढूंढ रही है अभिषेक को, जहांगीर गिरफ्तार हो गए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में है। ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। दिल्ली में देखिए अलग हलचल है। ममता बनर्जी आज 10 जनपद पहुंची सोनिया गांधी से मिलने के लिए। ममता सोनिया से मिल रही थी, तो दूसरी तरफ देखिए बागी सांसद भी शताब्दी रॉय के घर पर मिल रहे थे। देखिए लोग कह रहे हैं कि टीएमसी 2 हिस्सों में बंट गई। टीएमसी 2 हिस्सों में नहीं बटी है, टीएमसी 3 हिस्सों में बटी हुई है। देखिए कैसे। पहला हिस्सा उधर देख रहे हैं जहां आपको ममता बनर्जी दिख रही है। दूसरा हिस्सा ये है ऋतव्रत और काकोली घोष, और तीसरा भाग ये है शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे सांसद। बंगाल में हार के बाद कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी टूट गई। विधायकों के बाद 20 सांसदों का अलग गुट बनाने का दावा है। कोलकाता में विधायकों का एक गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, तो दिल्ली में सांसदों का एक गुट काकोली घोष के साथ है। काकोली घोष के साथ शताब्दी रॉय, पापी हलदर, अरूप चक्रवर्ती हैं। वहीं दूसरा गुट ममता के साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनका कहना है इसमें अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष और कीर्ति आजाद खड़े हुए। महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी भी दीदी के साथ हैं। ममता ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया है। इसको लेकर ममता ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है। 20 बागी सांसदों ने एक दिन पहले काकोली घोष को व्हिप बनाया, साथ ही एनडीए को समर्थन का दावा कर दिया। ममता की पार्टी में एक तीसरा गुट भी बन गया है। यह गुट न बागियों के साथ दिख रहा है और न ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान सहित कई नाम गिनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये किसी भी गुट के पक्ष में खुलकर नहीं दिख रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। बंगाल में हार के बाद अब दीदी के सामने पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती है। सुनिए जरा इस टूट फूट पर क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी नेता। कहाँ है 20 आदमी? नाउ ना, अगर ले भी लिया तो एनडीए पार्टी नहीं है, एक गुट है। आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी में, तो वहाँ तो सीएम ही भ्रष्टाचारी है। पार्टी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया ना, तो ये लोग भी कर दे, इनको प्रॉब्लम है तो। कौन से 20 है, नाम तो बताओ। हम तो बीजेपी नहीं करने जाता है, हम कांग्रेस करने तो नहीं जाता है। हमारा इंडिया को जो बचाएगा, हमारा नेशन को जो बचाएगा, हमारा डेवलपमेंट जो देगा बंगाल का, इंडिया का, उसका साथ हम 20 संसद एक साथ में। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है।
यूपी में परीक्षा चल रही है कांस्टेबल की परीक्षा। कांस्टेबल परीक्षा के लिए बड़ी भीड़ जुट रही है। 29 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 29 लाख। ये देखिए जरा प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखिए, खचाखच भीड़ है। ये सब परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा हो रही है। रेलवे का कहना है उन्होंने अपने स्तर पर तैयारी की है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है। 29 लाख परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए अगली तस्वीर देखिए। जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी ठीक से जांच हो रही है। कान भी देखे जा रहे हैं, ब्लूटूथ तो नहीं लगाए, दाढ़ी भी चेक हो रही है, कॉलर भी चेक हो रही है। देखिए कलावा निकाल रहा है। मोजे उतरवाए भी जा रहे हैं। अब बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग भी परीक्षार्थी आ रहे हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं, अपना बैग में रख दीजिए, निकाल लीजिए, टोपी निकाल लीजिए और घड़ी, और जो लड़कियां हैं वो अपनी ज्वेलरी निकाल अपना बैग में रख दीजिए। कोई भी गले की चीज नहीं जाएगी। अब देखिए जरा कमांड सेंटर की तस्वीर दिखाता हूं। बाकायदा मॉनिटर्स लगे, देख रहे हैं, पुलिस नजर रख रही है। हाई लेवल सिक्योरिटी और कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें सभी पर नजर रखी जा सके, परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखिए जरा कितने लोग पहुंचे एग्जाम देने के लिए और क्या तैयारी है। यह था हाल। यूपी में इन दिनों कांस्टेबल भर्ती को लेकर परीक्षा चल रही है। 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए छात्रों का मेला दिख रहा है। ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं। सिपाही के 32,679 पद के लिए सोचिए 29 लाख छात्र गए। 32,000 वैकेंसी, 29 लाख लोगों ने भरा है। कांस्टेबल की एक एक सीट पर मुकाबला 89 उम्मीदवारों के बीच है। और हैरानी की बात यह है कि नौकरी की न्यूनतम योग्यता है 12वीं, जबकि परीक्षा देने वालों की कतार में MBA और PhD वाले भी खड़े हैं। परीक्षा देने वालों की संख्या देश के 2 राज्यों की जनसंख्या से ज्यादा है। 29 लाख परीक्षार्थी हैं। गोवा और मिजोरम की कुल आबादी से ज्यादा है। परीक्षा के लिए यूपी के सभी जिलों में कुल 1183 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10 से 12 बजे, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं। हर एक पाली में 4,81,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस परीक्षा को लेकर प्रदेश में भारी भीड़ नजर आ रही है। सुनिए जरा जो एग्जाम देने पहुंच रहे हैं छात्र, वो क्या कह रहे हैं। पर बहुत अच्छा था, बहुत इजी आ रहा है, इतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आ रहा है। बस थोड़ी आने जाने में प्रॉब्लम है, थोड़ी ट्रेन वगैरह में जनरल के डिब्बे 2 ही है, गुजारिश है 4 या 6 डिब्बे करें। पेपर बहुत अच्छा आया, बढ़िया पेपर था, पढ़े लिखे बच्चों ने खूब करा होगा, सब अच्छा था। थोड़ी जी का टफ थी, लेकिन पेपर वाकई में बहुत अच्छा था। ये सही किया है बच्चों ने, जो बेरोजगार बच्चे हैं अपना 50% किराया ऑफ मिल रहा है, आदमी आने जाने में परेशानी नहीं हो रही है। तो अब देखिए जरा, इसमें भी बहुत से मुन्ना भाई आ गए। सिपाही का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें भी जुगाड़ में लगे हैं कि कहीं से कुछ दिख जाए, कहीं से चीटिंग हो जाए। ये देखिए हरदोई, यूपी का हरदोई, जहां से चीटिंग करते हुए नकलची को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। एक तो वर्दी पहननी थी, सिपाही बनना था, उसके लिए भी नकल कर रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और मुन्ना भाई पकड़ा गया है जो फिलहाल सलाखों में सेलेक्ट हो जाता, वर्दी पहनता तो लोगों को अंदर करता, फिलहाल नकल के चक्कर में खुद अंदर है। अब आइए आपको बताऊं जो मुन्ना भाई पकड़े गए ये कौन है। दरअसल यूपी कांस्टेबल परीक्षा में कई मुन्ना भाई पकड़े गए। गोरखपुर में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कपड़ों में छिपाकर
अपने साथ मोबाइल ले गया था। परीक्षा शुरू होने पर शक हुआ तो उसकी चेकिंग की गई। मोबाइल बरामद होने पर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। इस मामले में 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। ठीक ऐसा ही एक मामला हापुड़ में भी सामने आया, जहां एक युवक कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लेकर घुस गया था। परीक्षा के दौरान वो बाथरूम में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, तभी परीक्षा केंद्र पर तैनात कुछ कर्मचारियों ने उसे देख लिया। जांच करने पर उसके पास मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद उसे परीक्षा देने से रोककर पुलिस को सौंप दिया गया। सुरक्षा में तैनात 2 दरोगा, 6 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। यह एक्शन हुआ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है उज्ज्वला सिलेंडर, यानी जो सब्सिडी वाला सिलेंडर लेते हैं उनके लिए खबर है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घटा दिए गए हैं, यानी अब तक जितने सिलेंडर मिलते थे उससे संख्या 5 कम कर दी गई है। अब उज्ज्वला में सिलेंडर पहले के मुकाबले कम मिलेंगे। तो आइए आपको बताऊं कि आखिर ये क्यों किया गया है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बाद एक बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने इस बार उज्ज्वला योजना के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे। अब 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना में गरीब परिवारों की वयस्क महिला को फ्री कनेक्शन दिया गया। साथ ही 2016 में योजना शुरू होने पर 12 सब्सिडी सिलेंडर दिए गए थे, लेकिन पिछले साल इस कोटे को घटाकर 12 से 9 सिलेंडर कर दिया गया और अब सरकार ने साल भर में सिर्फ 4 सिलेंडर सब्सिडी वाले सिलेंडर का ऐलान किया है। आम लोगों को 942 का मिलने वाला सिलेंडर उज्ज्वला योजना में 642 का मिलता है। योजना के तहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए सब्सिडी के सरकार खाते में भेजती है। सरकार का नया नियम देश के 10.5 करोड़ लोगों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत अब तक देश भर में 10.5 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक उज्ज्वला सब्सिडी पर सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब इस योजना में मिलने वाले सब्सिडी सिलेंडर 9 से 4 कर दिए गए। तो उन लोगों के लगभग 10.5 करोड़ लोगों को अब 9 की जगह 4 सिलेंडर मिलेंगे। अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखते हैं क्या है खास। समाज या जिंदगी में बदलाव या बड़े फैसले के लिए उम्र मायने नहीं रखती। जरूरी यह है कि आपका संकल्प और इच्छा शक्ति मजबूत हो। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा इसकी एक मिसाल है। सोचिए, महज 20 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 1895 में जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था, अंग्रेज आदिवासियों की जमीन और जंगलों पर कब्जा कर रहे थे। ब्रिटिश सेना के पास बंदूक और आधुनिक हथियार थे। भारी सैन्य बल के दम पर वो आदिवासियों को डरा रहे थे और उनके सारे हक छीन रहे थे। तब बिरसा मुंडा ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और जंगल में आदिवासियों को एकजुट किया। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तीर कमान, भालों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया। एक तरफ वो आदिवासियों की गुप्त सेना मजबूत कर रहे थे, दूसरी ओर आदिवासियों को नशाखोरी और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से दूर करने में लगे थे। उन्हें शिक्षा और कुदरत की ताकत का एहसास कराया। आदिवासियों को एकजुट कर वो अंग्रेजों से लड़े और लोगों को उनकी जमीन और जंगल वापस कराया। महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हो गए, लेकिन तब तक वो जल, जंगल और जमीन की बड़ी लड़ाई जीत चुके थे और धरती का आबा यानी धरती पिता के नाम पर मशहूर हो गए थे। महानायक और भगवान का दर्जा प्राप्त बिरसा मुंडा ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। हक और इंसाफ के लिए लड़ना भी जरूरी है और इसके लिए हथियारों से ज्यादा जरूरी साहस और संगठन की शक्ति है। जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।